प्रिय बच्चों, यूपी बोर्ड के बच्चे ध्यान देंगे। आज के वीडियो में टॉपिक है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एचजीपी। ठीक, हम यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं कि सरल भाषा में, बिल्कुल हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो दे रहा हूं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में एचजीपी में चर्चा करने से पहले आपको मैं बता दूं कि जीनोम का खोज विंकलर ने किया था। जीनोम की परिभाषा है, इसे आप लिख लीजिएगा। हमारे केंद्रक में, यानी कि हमारे कोशिका के केंद्रक में उपस्थित, ये देख रहे हैं ना, कोशिका के, ये कोशिका के केंद्रक में उपस्थित, ठीक, कुल डीएनए की संख्या भी जीनोम कहलाता है, पहली परिभाषा। दूसरी परिभाषा है कि हमारे इस कोशिका के केंद्रक में उपस्थित गुणसूत्र के अगुणित, यानी कि हेप्लॉइड, इस अगुणित गुणसूत्र के समुच्चय में उपस्थित कुल जीनों की संख्या जीनोम कहलाता है। ठीक, अब आपको मैं बता दूं कि कभी कभी बोर्ड में पूछ लेता है और नीटोग्राम में पूछ लेता है, जीनोमिक्स थॉमस रोड्रिक ने खोजा था। इसके पहले एक बात और आता है, ये देखें, जीन पूल या जीन कोश। जीन पूल उसे कहते हैं कि किसी पृथ्वी के भूभाग पर ऐसे समष्टि वाले समुदाय जिनमें सभी लोगों का जीन क्रम एक जैसा हो, ऐसी संरचना वाले, ऐसे उपस्थित जीनों के समूह को जीन पूल कहते हैं। ठीक है ना। अब आता है बात जीनोमिक्स का। जीनोमिक्स जीनोम का ही समूह होता है जिससे जीनोमिक्स तैयार किया गया। थॉमस रोड्रिक ने तैयार किया था। इसकी परिभाषा है कि जीनोम का वो समूह जिसमें जीन के क्रियात्मक, संरचनात्मक, संगठनात्मक सभी कार्यों का विश्लेषण या एनालिसिस कंप्यूटर के माध्यम से करना, उसके अंदर सारे क्रियाकलापों का कंप्यूटराइज अध्ययन करना जीनोमिक्स कहलाता है। ये तीन प्रकार के होते हैं: इंस्ट्रक्शनल जीनोमिक्स, कार्यात्मक यानी फंक्शनल जीनोमिक्स, तुलनात्मक यानी कि कॉम्परेटिव जीनोमिक्स। संरचनात्मक जीनोमिक्स में भौतिक और रासायनिक जीनोम के समूहों के रूप में अध्ययन मैप के नक्शा के माध्यम से किया जाता है। जीन की ये भौतिक क्रिया क्या है, रासायनिक क्रिया उसमें क्या हो रही है, उस जीन समूह में उसका अध्ययन किया जाता है। कार्यात्मक में ऐसे जीनोम का समूह या जीनोमिक्स जो जीनोम से बनाया गया, जिसमें जीन के एक्टिवेशनल और नॉन एक्टिवेशनल, यानी कि जीन सक्रिय है कि जीन निष्क्रिय है, उसके कार्यों का तुलनात्मक अध्ययन इसमें किया जाता है। यह कार्यात्मक, फंक्शनलाइज, उसके फंक्शन का अध्ययन किया जाता है। तुलनात्मक में, कंपैरेटिव में भिन्न भिन्न जीवधारियों के जीनोम के समूहों को मिला करके उसका तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इस नाते इसको कंपैरेटिव जीनोमिक्स कहते हैं। ये जीनोमिक्स का मतलब ये होता है कि हमारे शरीर में कितने जीन सक्रिय हैं, निष्क्रिय हैं, कौन रोग फैला रहा है, किस किस जीनोम के चलते हम नई नई तकनीकी से आज हम ये अल्ट्रासाउंड से लेकर के और एमआरआई से लेकर के सिटी स्कैन्स, बहुत सारे इंडोस्कोपिंग, बहुत सारे नई नई तकनीकियों का विकास हुआ है। फोरेंसिक जांच भी इसी से होता चला गया है। तो ये जीनोमिक्स हमारे, समझ लीजिए, ये प्रकार से ये चिकित्सा क्षेत्र में नई नई तकनीकियों को लेकर के आता है, नई नई दवाइयों को बनाने के लिए और नई नई बीमारियों को जांच करने के लिए और उसका अध्ययन करने के लिए, उसका रोग, लक्षण, निदान, औषधियां, सारे उपयोग में इसका कार्य आता है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में आज इसका पूरा इतिहास मैं आपको बताने चल रहा हूं। स्क्रीन शॉट भी ले लीजिएगा, इसको समझा दे रहा हूं। देखिए, एचजीपी का इतिहास व लक्ष्य, मेन चीज एनसीईआरटी की किताब के हिसाब से लक्ष्य और आवश्यकता। आज के वीडियो में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का केवल लक्ष्य और आवश्यकता मैं बता रहा हूं, कार्यप्रणाली अगले वीडियो में बताऊंगा। मानव जीनोम प्रोजेक्ट एक मेगा प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, इसको ये वाल्टर गिलबर्ट ने खोजा था, नोबेल पुरस्कार विजेता थे, और नील डासट ने भी इस पर अहम योगदान निभाया था। तो देखा, यह ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट होता है क्या कि जो मानव डीएनए, देखिए, हम हुए चाहे आप हुए चाहे आप हुए, सबका डीएनए लगभग समान होता है। मात्र 1% या 2% के हिसाब से
डीएनए के जो समचार होते हैं उन्हीं में कुछ अंतर होता है, उसी अंतरों का अध्ययन किया जाता है। नील डार्सस और ये वाल्टर गिलबर्ट ने ये जब तकनीकी यानी कि डीएनए संचार को मिलाने वाला तकनीकी, उसका अध्ययन करने वाला तकनीकी, उसके अनुक्रमों का पता लगाने वाला इस तकनीकी का जब यह प्रयोग शुरू किया तो लक्ष्य क्या रखा, मेगा प्रोजेक्ट क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो मानव का ये जीनोम था उसमें 3 × 10⁹ बिलियन क्षार युग्म ये थे। तो ध्यान दें कि 1990 से इतने क्षार युग्मों को पता लगाने के लिए 13 वर्ष का समय लग गया। कितने वर्ष का? 13 वर्ष का। क्यों लगा? ध्यान दें, 1990 से यह प्रोजेक्ट शुरू किया गया और 2003 तक आते आते 13 वर्ष लग गए, बल्कि 3 वर्ष और लग गया, तब जाकर के यह मानव जीनोम परियोजना पूरा ये तकनीकी एक प्रकार से सफल हो पाया। देखें इसमें बातें क्या थी, अड़चनें कहां से आ जाती थी, कितना खर्च पड़ता था इस प्रोजेक्ट में। प्रति समचार, एक जोड़ी समचार युग्म को पता लगाने के लिए, उसके अनुक्रम को मिलाने के लिए अमेरिकी डॉलर $3 का खर्च होता था। देख रहे हैं ना, $3। अगर पूरी योजना, अगर वो अध्ययन करते, जीनोमों क्षार युग्मों का पता लगाते तो $9 बिलियन खर्च होगा। ठीक, अब देखिए यदि 1000 अक्षर होता है तो साधारण सी बात है कि 1000 अक्षर होता है तो किताब का 1000 पृष्ठ लगेगा इसको लिखने में। इस प्रकार जो किताब बनते 3000 से लेकर के 3300 तक किताबें, पूरा लैब भर जाता, लोग परेशान हो जाते हैं। इस नाते फिर उन्होंने क्या किया कि एक लक्ष्य बनाया कि चलिए ठीक है 20 से 25 हजार सभी जीनों का ही पता लगा लिया जाए। तो उन्होंने 20 से इस यानी कि इसके अंतर्गत जो लक्ष्य रखा गया 20 से 25 हजार तक सभी जीनों का पता लगाया गया। दूसरा चीज, ह्यूमन डीएनए में 3 बिलियन, देखिएगा 3 बिलियन क्षार युग्म का पता लगाना था। यह लक्ष्य था कि कम से कम 3 बिलियन क्षार युग्मों का पता लगाया जाए ताकि वो कौन सा जीन रोग फैला रहा है, कौन सा घातक है, या कौन सी बीमारी किसके कारण क्या क्या हो रहा है। ठीक, अब उसी क्षार युग्मों का पता लगाने के साथ साथ एक लक्ष्य और किया गया कि जो आंकड़े उस जीन के युग्मों से मिल रहे थे उनको संग्रह करना, फिर उनका विश्लेषण करना कि वो क्या क्या कर रहे हैं, और उसी के आधार पर नई टेक्नोलॉजी विकसित करके अध्ययन करना, रोगों के विषय में, रोग के विषय में जानना, ट्यूमर के विषय में जानना, कैंसर के विषय में जानना, घातक रोगों के अध्ययन के विषय में जान लेना। लेकिन इसका एक और लक्ष्य था कि इस योजना का नैतिक कानून, यानी कि सरकार द्वारा यह भी ध्यान देना था कि नैतिकता को ध्यान में रखते हुए नैतिक मुद्दे, कानूनी मुद्दे पर ध्यान दे करके इसका अध्ययन किया जाए, न कि इसका कहीं अनायास याद क्षेत्रों में, जैसे अनायास अनचाहा गर्भ का जांच करना, उस गर्भ में पलने वाले बच्चे का क्या सीक्वेंस है, क्या ध्रुव है, क्या लक्षण है, क्या उसका जेनेटिक कैरेक्टर है, इस चीजों को ध्यान में रखते हुए, इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए, कानूनी बातों को ध्यान में रखते हुए तब इस योजना का अध्ययन किया गया। देखा, इसको सबसे पहले जब नील डार्सस ने इसका प्रयोग एक लोगो बनाया तो देश विदेश के प्रयोगशाला में वो दे दिए अध्ययन करने के लिए, समाचारों का मिलान करने के लिए। लेकिन सही मामले में देखा जाए कि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, यानी कि जो अमेरिका का ऊर्जा विभाग था वो, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ठीक है ना, ये दोनों लोग मिल करके तब इस एचजीपी परियोजना को और आगे बढ़ाया। और उस समय इसकी विशेषता निर्धारित किया कि मानव जीनोम में ये इतना 3164.7 करोड़, देखिएगा मानव जीनोम में ठीक 3164.7 करोड़ क्षार युग्म मिलते हैं। उसका पहले विश्लेषण करना, उसका पता लगाना, उनके अनुक्रमों का पता लगाना, उनके कार्यों का पता लगाना। और प्रत्येक जीन में ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक जीन में 3000 क्षार स्थित हैं जो सब एक जैसे नहीं थे। 3000 क्षार स्थित थे, लेकिन वे सभी आकार में भिन्न भिन्न रहते थे।
जैसे मानव में जो ज्ञात हुआ था सबसे बड़ी जीन जो थी वो डिस्ट्राफिन के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? डिस्ट्राफिन। इस डिस्ट्राफिन जीन में 2.4 करोड़ क्षार मिले थे। ठीक, अब जीन की संख्या देख लीजिए। अब जीन की संख्या यदि 30,000 हमारे जो जीनोम में अब इस समय वर्तमान समय में वैज्ञानिक द्वारा माना जा रहा है, जबकि 80,000, 1.5 लाख, 1,40,000 ये सब संख्या मानते थे लोग इसके पहले। लेकिन अब जीन की जो संख्या 30,000 है उसमें लगभग हम और आप में सभी लोगों में 99.9% न्यूक्लियोटाइड्स की जोड़ियां लगभग समान होती हैं। कुछ अंतर होता है, उसी अंतर का मिलान किया जाता है। ठीक, लेकिन 2% से कम जीनोम, याद रखिएगा, सारे जीनोम प्रोटीन कूट लेखन का कार्य नहीं करते हैं। 2% से कम जीनोम प्रोटीन कूट लेखन का कार्य करते हैं। ठीक, अब अंत में मैं बता दूं कि क्रोमोसोम जो Y X खंड है, क्रोमोसोम के X खंड पर सर्वाधिक जीन 2,968 जीन ये सर्वाधिक जीन के रूप में पाए गए, और Y खंड पर सबसे कम जीन 231 जीन मिले। तो आज के HGP इतिहास में यही आपको मैं बताया हूं। HGP की जो कार्य प्रणाली है, जो वैज्ञानिक द्वारा थीम बताया गया है, उसको मैं अगले वीडियो में प्रस्तुत करूंगा। तो हमें पूरा विश्वास है कि HGP का इतिहास, लक्ष्य एवं आवश्यकता ये आपको दे दिया हूं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, आपको काम देगा। इतिहास पूछेगा तब कार्य प्रणाली हम अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।